हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, है ना। तो उस दिन मैं पेपर वन में यूनिट 2 अनुसंधान के कुछ प्रकारों के बारे में चर्चा किया था। तो आइए देखते हैं, आज मैं 3 प्रमुख अनुसंधानों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद अगला अनुसंधान के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आइए देखते हैं मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान मतलब हम किसी चीज़ के बारे में नई जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। जैसे कि किसी टीचर ने किसी विद्यार्थी को निबंध लिख के दे दिया अपने शब्दों में, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, अपने शब्दों में निबंध लिखेगा। तो मतलब नवीन चीज़ों के बारे में वो अपने दिमाग में सोचेगा कि क्या क्या है, कैसे लिखना है करके। तो क्या हो गया, मौलिक अनुसंधान। मतलब नए ज्ञान की खोज के लिए ये अक्सर इस अनुसंधान का उपयोग किया जाता है, मौलिक अनुसंधान का। इसीलिए इसका नाम है मौलिक, है ना। उसके बाद सिद्धांत या अवधारणाएं, ठीक है। अगर कोई विद्वान है, वो अपना सिद्धांत विकसित करना चाहता है, तो अपने मतलब नए मतलब अपने ही द्वारा उस सिद्धांत को विकसित करेगा अपने विचारों से। तो क्या हो गया, मौलिक अनुसंधान, ठीक है। मतलब सिद्धांत या अवधारणाएं निर्माण के लिए अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। नवीन ज्ञान की खोज के लिए मौलिक अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान मतलब पुराने चीज़ों के बारे में खोज करना, उसके बारे में अध्ययन करना। यदि कोई विद्यार्थी को यह टॉपिक दे दिया जाए कि आप ताजमहल के बारे में क्या जानते हैं, या फिर ताजमहल के बारे में आप किस निबंध लिख कर आइए, ठीक है। तो उसके बारे में वो क्या करेगा, ताजमहल के बारे में पुराने जितने चीज़ें हैं उसके बारे में अध्ययन करेगा। या तो फिर वह दूसरों से मतलब पूछेगा कि कैसा कैसे हुआ था, कैसे ताजमहल के बारे में निर्माण हुआ। तो क्या हो गया, ऐतिहासिक अनुसंधान। मतलब पुराने चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, खोज या फिर खोज करना क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान। सीधी तरीक़ा से इतिहास मतलब ऐतिहासिक। अब इसके दो मुख्य स्रोत होते हैं, प्राथमिक या द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत वह है जब कोई शोधार्थी है, मतलब पीएचडी धारक विद्यार्थी है, अगर उसको किसी, मान ली जाए ताजमहल का उदाहरण दे देता हूँ, ताजमहल के बारे में अगर ताजमहल के बारे में उसको रिसर्च करना, पीएचडी करना, तो क्या करेगा, प्राथमिक स्रोत वो होगा जो उस स्थान पर जाके वह मतलब वहाँ के जो चीज़ें हैं उसको अवलोकन करेगा, देखेगा कि कैसे इसका निर्माण हुआ ताजमहल का, इसके बारे में क्या क्या है करके। तो क्या हो गया, प्राथमिक स्रोत, ठीक है। अब वहीं अगर वो किसी किताबों के माध्यम से या फिर किसी दूसरे लोगों के माध्यम से सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके वह अपने मतलब जो रिसर्च है उसको जारी रखेगा, तो क्या हो गया, द्वितीयक स्रोत। मतलब प्राथमिक स्रोत वह है जो घटना स्थल पर मतलब उस जगह पर जाकर, जैसे ताजमहल के बारे में अध्ययन कर रहा है तो ताजमहल के जगह पर जाएगा आगरा में, फिर वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। तो क्या होगा, प्राथमिक स्रोत। और दूसरा है, अगर वह किसी पुस्तक के माध्यम से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, या फिर वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके माध्यम से वह जानकारी इकट्ठा करता है, तो क्या हो गया, द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत जो है विश्वासी होता है और द्वितीयक स्रोत अविश्वासी होता है। मतलब द्वितीयक स्रोत में क्या होता है, अनौपचारिक आ जाता है ये, मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा कर उसमें लोगों द्वारा बोल दिया जाता है, फिर किताबों में भी लिख दिया जाता है। तो इससे अच्छा होता है इसमें ये प्राथमिक स्रोत। अक्सर पूछा जाता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान के कितने स्रोत हैं, तो 2 हैं, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। ये विश्वासी होता है और ये अविश्वासी। मतलब इसमें मतलब जो रिसर्चकर्ता का जो विश्वास है वो इस पर ज़्यादा निर्भर करेगा, इस पर कम निर्भर करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोगी प्राथमिक स्रोत होता है। उसी तरह से हम तीसरा अनुसंधान देखते हैं, मात्रात्मक या परिणात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक या परिणात्मक अनुसंधान में हम देखेंगे, पहला है स्वभाव के निगमन रूप है। मतलब यह स्वभाव से क्या है, निगमन की तरह होता है, निगमन होता है मात्रात्मक या परिणात्मक स्रोत। उसी तरह से
उसी तरह से परिकल्पना का निर्माण किया जाता है मात्रात्मक शोध में। मतलब अगर आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो आप पहले से परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे कि कैसा होगा, कैसा नहीं होगा करके, ठीक है। फिर ये आदेशात्मक होता है मात्रात्मक शोध। सूचना जो है, इसमें सूचनाएं जो है संख्या के रूप में होता है, मतलब संख्या के 1 2 3 4 5 करके ऐसे सूचना जो है संख्या के रूप में विकसित किया जाता है। मापन विधि पर आधारित होता है मात्रात्मक शोध। मतलब अगर आप चाय बना रहे हैं तो कितना चाय में कितना चाय पत्ती लगेगा, कितना चीनी लगेगा, कितना पानी, कितना दूध मिलाएं, इस तरह से क्या है मात्राओं पर निर्भर रहता है मात्रात्मक शोध। फिर यह अति सरलीकरण होता है मात्रात्मक शोध, है ना। यह सामान्य से विशेष की ओर चलता है, मतलब निगमन आधारित होता है और सामान्य से विशेष की ओर चलता है ना मात्रात्मक शोध। और मात्रात्मक शोध कैसा होता है, संरचित होता है। अगर इसके विपरीत देखें तो उसके बारे में अगला वीडियो में बताऊंगा। गुणात्मक शोध तो वह क्या होता है, असंरचित होता है। लेकिन मात्रात्मक शोध जो है क्या है, संरचित होता है, औपचारिक होता है। गुणात्मक शोध अनौपचारिक होता है, उसके विपरीत में मात्रात्मक शोध क्या है, औपचारिक होता है। गुणात्मक शोध के बारे में इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये रहे प्रमुख 3 अनुसंधान। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मात्रात्मक शोध है, कौन सा मौलिक अनुसंधान है, कौन सा ऐतिहासिक अनुसंधान है करके। तो याद रखिएगा कि मात्रात्मक शोध में परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और यह क्या होता है, भविष्योन्मुखी होता है। मतलब इसमें हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे क्या परिणाम होगा, अगर यह हम करेंगे तो आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं मात्रात्मक शोध में। तो अगले वीडियो में हम लोग और अनुसंधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक प्रमुख 3 अनुसंधान हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।